नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो क्लिप है, दिस इज फ्रॉम यूके। हुआ ऐसा कि खालिस्तानी लोग जो हैं वो हमारे डिप्लोमेटिक हाउस के बाहर गए। वहां पर जाकर उन्होंने भारत के तिरंगे को हटा दिया और अपना फ्लैग जो है वहां पर लगा दिया। तो भारत के लोग चुप थोड़ी बैठने वाले थे। हमारे इंडियंस जो हैं वहां पर पहुंच गए और फिर खालिस्तानी का फ्लैग हटाकर भारत का तिरंगा फिर से लहराया। और हमारे डिप्लोमेटिक हाउस के बाहर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा भारत का तिरंगा जो है वो हमने लहराया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, राइट। इनको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। न्यूज के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। 1980s के बारे में बात करने वाले हैं। उस समय पर उनको हैंडल करने की जो राइट स्ट्रेटेजी थी वो किसने इन्वेंट की और क्या आज उस स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, यह भी प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये सारे खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं ये फॉरेन में इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हैं, क्यों वहां की सरकारें इनको कुछ नहीं करती हैं, और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद न्यूज की बात करें तो आई एम श्योर दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में और विदेश में ये खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं वो काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से इनकी एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इस व्यक्ति का नाम है अमृतपाल सिंह। एक ग्रुप है वारिस पंजाब दे, तो इस ग्रुप का ये लीडर है। और ये ग्रुप जो है उसको भारत में भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और विदेश में भी बहुत सारे एनजीओज, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, राइट, कुछ वहां के लोकल ग्रुप्स और पाकिस्तान का आईएसआई भी खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रही बात अमृतपाल की और इसके ग्रुप की, तो हमारे पंजाब में इसने मेहेम क्रिएट किया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं उन पर अटैक करवाए जाते हैं। लंदन का केस हमने देखा, सैन फ्रांसिस्को में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू और सिख के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, उसको भी डैमेज करने की कोशिश ये लोग करते हैं। पता है कैसे? दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक्सेट्रा, इन सारे देशों में जो हिंदू टेम्पल्स हैं उन पर अटैक करवाए जाते हैं। वहां पर वो पेपर जो स्प्रे होता है, कलर स्प्रे, उससे लिख देते हैं कुछ ना कुछ, खालिस्तान जिंदाबाद ऐसा कुछ लिख देते हैं ताकि हिंदूज में सिखों के प्रति नफरत पैदा हो जाए। तो ये भी उनका एक एजेंडा है, जो चीज हमें समझनी होगी। दोस्तों, ट्विन एक्शन में दो ऐसी बड़ी चीजें जो भारत को इनके खिलाफ करनी पड़ेगी। नंबर वन इज, हमारे देश में जो वायोलेंट एक्शंस इस प्रकार के ग्रुप्स के द्वारा की जाती हैं तो उनको बहुत ही फर्मली यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली हमें हैंडल करना पड़ेगा। नंबर टू, दुनिया के अलग अलग देशों में ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन ये है कि सिखों को यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको काउंटर करना होगा बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से। तो ये है ट्विन एक्शन। ये दो बड़े ऐसे स्टेप्स हैं जो भारत को उठाने पड़ेंगे। अब हम 80s के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये व्यक्ति जो है अमृतपाल के सपोर्टर्स ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और इस अटैक में बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। अब सोचने वाली बात है कि एक ग्रुप जो है, एक लोकल ग्रुप जो है, वो पुलिस वालों पर जब अटैक करने लगता है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं ये अपनी दादागिरी जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। पुलिस वालों पर अटैक करने का मतलब यही है कि राज्य सरकार पर आपने अटैक किया, आप सरकार के सामने जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर ये जो गिरोह हैं, ये जो ग्रुप हैं, वो एक बहुत बड़ा हेडेक भारत के लिए बन सकता है। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ भिंद्रेवाला। हु इज भिंद्रेवाला? बहुत सारे लोग जो है वो अमृतपाल को भिंद्रेवाला 2.0 भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है भिंद्रेवाला। ये एक होम ग्रोन मिलिटेंट था।
कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 80s के समय पर भिंद्रेवाले को सपोर्ट दिया था ताकि वो पंजाब में अकालीज को पॉलिटिकली अंडरकट कर सके, लेकिन फिर इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये सरकार के सामने चलने लगा। और ये व्यक्ति जो है वो ये सिखाता था कि जो सिख हैं वो हिंदूज से अलग हैं, या फिर जो हिंदूज हैं वो सिख को हमेशा से परेशान करते आए हैं। भारत में कभी भी सिख जो हैं उनका उद्धार नहीं होगा, उनका कभी उनकी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये ग्रुप जो है उस समय पर भी ऐसा करता था कि सिखों के अंदर हिंदूज के प्रति, भारत के प्रति जहर फूकने का काम करते थे। और ये खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं वो आज के समय पर भी यही कर रहे हैं। हिंदू और सिख के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक सोशल रिलेशनशिप है, उसको भारत में और अब्रॉड में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात 80s की, तो 80s के समय पर ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो क्या करते थे, हिंदूज को मारते थे, उनकी हत्या करते थे, असैसिनेशंस करते थे। और इसका टर्निंग पॉइंट आया 1983 में। उस समय पर एएस अतवाल नाम के एक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उनकी हत्या ये भिंद्रेवाले के सपोर्टर्स ने की। उसके लगभग 1 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया ताकि गोल्डन टेम्पल में ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स घर कर गए थे उनको वहां से हटाया जाए। सरकार ने सिर्फ एक ही गलती की, लेकिन ये गलती जो है वो बहुत बड़ी गलती हो गई। सरकार ने उस समय पर आर्मी को डिप्लॉय किया था और फाइनल इसका कल्मिनेशन ये आया, भिंद्रेवाला जो है वो तो मारा गया, लेकिन उसके बाद हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो हैं उनकी भी हत्या हो गई। तो राइट स्ट्रेटेजी क्या है ऐसे ग्रुप्स को हैंडल करने के लिए? राइट स्ट्रेटेजी उस समय पर 2 आईपीएस ऑफिसर्स ने इन्वेंट की थी। ये थे जूलियो रिबेरो साहब और केपीएस गिल साहब। इन दोनों ने यह सोचा कि अगर हमें खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को हैंडल करना है तो आर्मी जो है वो इसके लिए अच्छी या फिर आप कह सकते हैं आर्मी इज द नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। इफ यू वांट टू हैंडल दिस राइट, लोकल पुलिस ही ये काम कर सकती है। द रीजन इज लोकल पुलिस जो होती है उनको उस एरिया के बारे में सारी चीजें पता होती हैं, राइट। लोकल पुलिस आर लाइक द सन्स एंड डॉक्टर्स ऑफ द सॉइल। तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति बुरा व्यक्ति है। तो ये जो एक डिस्टिंग्विशन का काम है वो लोकल पुलिस अच्छी तरीके से कर सकती है। आर्मी की कैपेबिलिटी अलग होती है। आर्मी जो है वो बॉर्डर के एरियाज में और एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं तो उससे अगर मीन्स उससे प्रोटेक्शन चाहिए या फिर उसको मैनेज करना है तो आर्मी इज बेस्ट। लेकिन लोकल लेवल पर अगर आपको किसी ग्रुप को हैंडल करना है तो लोकल पुलिस ही बेस्ट रहती है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये समझी जूलियो रिबेरो साहब और केपीएस गिल साहब ने, और फिर उन्होंने लोकल पुलिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटिकल सपोर्ट विन किया, और फाइनली ये जो भिंद्रेवाला और उसका जो ग्रुप है वो एक हद तक डीएक्टिव हो गया था 1980s के टाइम पर। सो वी नीड टू डू दिस सेम थिंग, समथिंग सिमिलर विद अमृतपाल सिंह और उसके ग्रुप के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज ये छोटे लेवल का जो ग्रुप है उसको अभी हैंडल नहीं किया तो फिर आने वाले समय में ये ग्रुप जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो बन सकता है। तो कैसे इसको हैंडल करें? सी, प्रायोरिटी शुड बी पॉलिटिक्स। द थिंग इज डोमेस्टिक लेवल पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, राइट, इन द सेंस कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट सरकारों को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक टीम के तौर पर काम करना पड़ेगा। ये तो बात हुई सरकार की। इसी के साथ साथ जो बीजेपी है, कांग्रेस है, अकाली दल, आप, ये सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, एक टीम बनना पड़ेगा। और फिर ये टीम जो है पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल पुलिस को प्रॉपर प्योर सपोर्ट प्रोवाइड करे, तब जाकर ही ये इश्यूज जो है वो हैंडल हो सकता है। वरना फिर अमृतपाल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा इश्यू जो है, एक बहुत बड़ा कांटा जो है वो भारत के लिए बन सकता है। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझाना पड़ेगा कि अगर इन ग्रुप्स को अभी हमने हैंडल नहीं किया, मिलकर अगर हैंडल नहीं किया, तो धीरे धीरे ये ग्रुप जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। और ये हो सकता है कि फिर फ्यूचर में इनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ सीट्स स्टेट लेवल पर जीत जाए, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में
इस प्रकार की विचारधारा वाली पार्टी जो है वो किसी राज्य में अपनी खुद की सरकार भी बना सकती है। ये एक फ्यूचर की बात है, लेकिन इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं एब्रॉड के बारे में। एब्रॉड यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में ये सारे ग्रुप्स जो है वो इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं। यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहां पर ये ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस पर जब अटैक करते हैं, देखिए डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं तो वहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, तो ऐसे थोड़े बहुत इश्यूज़ वो कर सकते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली हमारी डिप्लोमेसी, इवेंचुअली हमारी सरकार जो है वही जीत जाती है। लेकिन वी हैव टू गो बिट डीपर, वी हैव टू गो बिट डीपर इन द सेंस कि हमें और ज़्यादा गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनको अलग अलग देशों में ये फ्री रन क्यों मिल रहा है, क्यों ये ग्रुप्स इतना वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं लेकिन वहाँ की सरकारें इनके साथ कुछ नहीं कर रही हैं। 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न ये है, हम जानते हैं कि हमारे देश में सिख कम्युनिटी जो है ये माइनॉरिटी में आती है, राइट। वैसे ही दूसरे देशों में जैसे कि यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में भी सिख कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ में आती है, और क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ में है इसीलिए वहाँ की सरकारें जो हैं इनके साथ बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करती हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। यूके में शायद आपने सुना होगा पाकिस्तानी गैंग्स एक्टिवेट थी। इन गैंग्स को ग्रूमिंग गैंग कहा जाता था। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि ये लोग क्या करते थे, ये जो ब्रिटिश गर्ल्स हैं उनको अपने जाल में फंसाते थे, राइट। फिर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करते थे, उनके पॉर्न वीडियोस बनाते थे, उनको ड्रग्स और ये सारी चीज़ें बेचते थे, उनको फिर एक प्रकार का बंदी बनाया जाता था, एक स्लेवरी उनसे करवाई जाती थी। तो ये चीज़ जब सामने आई, इन चीज़ों पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। जब ये चीज़ें सामने आई तो उस समय पर भी ब्रिटिश सरकार इतनी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस इन पाकिस्तानी ग्रुप्स के खिलाफ नहीं ले पाई, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ में आते थे और ब्रिटिश सरकार जो है वो ये नहीं चाहती थी कि फिर ब्रिटिश सरकार को लोग रेसिस्ट गिने, कि ऐसा समझे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो पाकिस्तानियों के प्रति रेसिज्म कर रही है। तो इस डर की वजह से वहाँ पर ऐसा माहौल हो चुका है कि वहाँ की सरकारें जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करती है। दूसरी चीज़, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहां पर जो फ्री स्पीच है ना वो एक्सट्रीमली लिबरल हो चुकी है, राइट। फ्री स्पीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक्सट्रीम फ्री स्पीच जो है दैट इज़ नॉट गुड। जब खालिस्तानी लोग जो हैं वो हमारी एम्बेसीज के बाहर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर रेफरेंडम करते हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ जहाँ पर रहती हैं तो वहाँ पर एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, जब ये सारी चीज़ें करती है, वो नारे लगाते हैं, झंडे लेकर निकल जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब करती हैं तो वहाँ की सरकार ये कहती है कि नहीं नहीं, ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं या फिर ये ग्रुप जो हैं वो तो अपनी फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच जो है या फिर राइट टू फ्री स्पीच जो है इसको ही एक्सरसाइज कर रही हैं। तो इस प्रकार से सॉफ्टली बिहेव जब सरकारें करती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ जगहों पर इस वजह से इश्यूज भी हुए थे, राइट। डेनमार्क और फ्रांस की सरकार ने जो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उनको प्रोफेट मोहम्मद साहब के कार्टून्स पब्लिश करने की परमिशन दी, और स्वीडन में तो कुरान को जब जलाया गया तब भी वहां की सरकारें जो है वो चुप बैठी थी। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स जो हैं उन्होंने चीज़ों को अपने हाथों में ले लिया, और फिर स्वीडन ने जब नेटो में अपना एप्लीकेशन दिया कि हम नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उस समय पर टर्की की सरकार जो है उसने विरोध भी किया था कि भाई आपके देश में कुरान को जलाया जाता है और फिर आप नेटो का पार्ट बनने आ रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दिस आर द थिंग्स कि बहुत ज़्यादा लिबरल या फिर हाइपर लिबरल फ्री स्पीच जो है तो इसका भी फ़ायदा जो है वो ये ग्रुप उठा रहा है। नंबर 3, यूके, कनाडा जैसे देशों में सिख और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। वो लोग जो हैं वो एक जगह पर या फिर कुछ ऐसी जगह है, फॉर एग्जांपल लंदन की बात करें तो वहाँ पर साउथ हॉल नाम का एक एरिया है, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पंजाब पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो ISI है ना वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तानी सरकार जो है वो अपने लोगों को
ये कहती हैं, अब आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार अपने सिटीजन्स जो हैं, उनके ओवरसीज पाकिस्तानीज जो यूके, कनाडा एक्सेट्रा में रहते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट कीजिए। फिर वो क्या करते हैं कि खालिस्तानी लोग और पाकिस्तान के लोग जो है वो मिलकर वहां के लोकल पॉलिटिशियंस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और बेसिकली कि हम आपको वोट देंगे अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो। और अनफॉर्चुनेटली वहां पर रहने वाले जो भारत के हिंदूज हैं वो उतना ज्यादा वोटिंग नहीं करते, पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं हैं, तो इसकी वजह से उनको अभी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तानी और जो खालिस्तानी लोग जो हैं, तो उनको अब पता चल गया है कि कैसे वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस पर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैसे अपनी जेब में रख सकते हैं वोट के माध्यम से, एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो इस प्रकार की चीज़ों की वजह से भी उनको वहाँ पर एक फ्री हैंड जो है वो मिल रहा है। तो हाउ शुड वी हैंडल दिस पीपल, कैसे इन ग्रुप्स को हम हैंडल करें? इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, राइट। हमें वहाँ के जो मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ के लोग और वहाँ के जो लॉ मेकर्स यानी कि वहाँ के जो एमपीज हैं, उनको एडुकेट करना पड़ेगा कि हमारे देश भारत में सिख कम्युनिटी जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है। लोग जो है वो यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, राइट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और यहाँ पर सिखों को कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं है हमारे देश भारत में। जो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको बताई जाती हैं, ये सारा एक प्रकार का एजेंडा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम एडुकेट करें, राइट इंफॉर्मेशन, राइट डेटा दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचाए, उनको ये समझाए कि हिंदूज और सिख के बीच में रोटी बेटी का रिलेशनशिप रहा है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिमोनियल सोशल लिंकेजेस हैं, और ये खालिस्तानी लोग जो हैं वो इसी लिंकेज, इसी बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं। तो राइट इंफॉर्मेशन से, राइट, और प्रोएक्टिव तरीके से हमें ये राइट इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करनी पड़ेगी, वरना ये कैंसर की तरह ये जो एजेंडा है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता ही जाएगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। अगर इस विषय पर और ज़्यादा कुछ चीज़ें मुझे मिलती हैं, देन आई विल bring it out for you and we'll talk about it in detail. Thank you very much for watching this video. वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button and do share this video with other people as well. God bless you all. जय हिंद।